हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिविल सर्विस विद रश्मि। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द करंट अफेयर ऑफ सितंबर 2019 and I have already provide you PPT of June, July, August that you can find in the description box. ओके और अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल में जाएं और वहाँ पे सारे जो भी मैंने वीडियो डाला है सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ सितंबर 2019। तो देखते हैं इसका कंटेंट्स। इंडस वैली साइट्स फाइंडिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंडस वैली साइट का एक रिपोर्ट आया, डीएनए रिपोर्ट निकाला गया राखीगढ़ी साइट से और उस डीएनए रिपोर्ट में बहुत सारी फाइंडिंग्स आई और सिग्निफिकेंस आया। ठीक है, तो उस पर पूरी डिस्कशन है। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टैक रिपोर्ट जो कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की गई थी। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे राइट टू इंटरनेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। उसका काफ़ी अच्छा डिस्कशन है केरला हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से सारे शेड्यूल को हम याद कर सकते हैं। पोषण माह सितंबर को कहा जाता है और पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है कब स्टार्ट किया गया, इसका पर्पस क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्कीम आएंगे। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एट मथुरा ऑन 11 सितंबर। तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। एंड्रिक्स प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो कि साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका जाकर ये रिपोर्टिंग की थी और उसके इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो उस पूरे इन्फॉर्मेशन को फिर से जानने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा काफ़ी कुछ है वन लाइनर के थ्रू जो मैं बताऊंगी, तो प्लीज़ गो अहेड। सबसे पहले इंडस वैली सेटलर हैड अ डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनिएज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक स्केलेटल मिला है जिसका डीएनए टेस्ट किया गया है। ये हड़प्पन साइट्स, ये राखीगढ़ी साइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वहां से एक फीमेल स्केलेटल मिला है। उस स्केलेटल के डीएनए की रिपोर्टिंग आई है, उससे बहुत सारी चीजें फाइंडिंग हुई है, उससे बहुत सारी चीजें मिली है। तो देखते हैं क्या क्या फाइंडिंग आई है। सबसे पहले ये आया है कि Harakiri argues that the hunter-gatherer of South Asia people from Indus Valley civilization who then become a settled people have an independent origin। तो सबसे पहले फाइंडिंग आती है इंडिपेंडेंट ओरिजिन की। इंडिपेंडेंट ओरिजिन का मतलब होता है, यहाँ पे उसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग हैं जो कि हड़प्पन पीपल है उनका ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, वो इंडिजीनियस है, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस बाहरी दूसरे जगह से नहीं है, वो यहाँ के हैं और यहीं पे उनका जो यहाँ के हंटर थे वो बाद में फूड गैदरर बने और बाद में वो हड़प्पन जैसे बड़े सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो हरियाणा के पास है और ये जो साइट है वो एक मेच्योर फेज माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये जो स्केल्टन मिला है ये माना जाता है 4450 बीसी के करीब का स्केल्टन है और ये एक फीमेल स्केल्टन है। इनके डीएनए से बहुत कुछ हमें जानकारी हासिल होती है। इंडिपेंडेंट, पहले तो मैंने जैसा बताया आपको कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन है इंडिया में, यानी कि जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हंटर थे, फिर फूड गैदर थे, फिर सेटलर थे और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मैच्योर सिविलाइजेशन हमारे सामने आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन माइग्रेशन ऑफ आर्यन होता है इंडिया में और फिर वैदिक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश्ड होता है। तो ये जो फाइंडिंग्स है ये प्रूफ करती है कि हाँ इंडिपेंडेंट ओरिजिन था इंडिया में हड़प्पन थे। ठीक है, तो पहला हमारे फाइंडिंग ये होता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंट ओरिजिन होता है और दूसरा फाइंडिंग ये होता है कि यहाँ के जो हंटर गेदर थे वही बाद में एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर इंडिया में जाना जाता था पहले से ही जाना जाता था। कोई स्टेपी रीजन के लोग आके यहाँ पे फार्मिंग नहीं किए हैं, इंडिया में ओरिजिन है फार्मिंग का। ठीक है, ये सेकंड फाइंडिंग इससे पता चलता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात पता चलती है कि ये जो इंडिपेंडेंट ओरिजिन था इंडिया में, यानी इंडिजीनियस थे जो हड़प्पन थे, उनका कोई भी बाहरी कांटेक्ट नहीं था और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में कोई मास माइग्रेशन नहीं हुआ था स्टेपी रीजन और ईरानियन रीजन के लोगों में, यानी स्टेपी रीजन से कोई भी यहाँ पे नहीं आए थे। स्टेपी रीजन ईरानियन फार्मर आप बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस मैप से। ऐसे मैंने एक अच्छा मैप डाला है जो आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। ये जो रीजन है वो है स्टेपी रीजन।
ओके, तो आपने देखा यहाँ पे स्टेपी रीजन है, यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है, और वहां से वो इंडिया बाद में आते हैं, वैदिक टाइम में आते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में उनका कोई मास माइग्रेशन नहीं होता है। ये फाइंडिंग इस रिपोर्ट से पता चलती है। द सेम हंटर गेदर communities develop into agriculture communities and form the हड़प्पन civilization। यानी एग्रीकल्चर इंडिया में शुरू से ही रिनाउंड है। ये हड़प्पन जो है वो यहीं के लोग हैं, जो कि पहले हंटर थे, गैदर थे, और बाद में वो बनते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है कि मास माइग्रेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी डीएनए रिपोर्टिंग आती है बहुत सारे स्केलेटल के, जिसमें ये इंडिकेट होता है कि उस टाइम जो लोग थे उनका जीन मिक्स्ड जेनेटिक था। मिक्स्ड जेनेटिक मतलब बाहरी का भी इन्फ्लुएंस था। अब ये कैसे? अभी तो मैंने बताया कि इंडिजीनियस था, लेकिन कुछ स्केलेटल से हमें ये भी मिलता है कि कुछ लोगों का बाहरी से कांटेक्ट में था। कैसे था? क्योंकि हड़प्पन टाइम में हमारी बहुत अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम थी। हम लोग मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेडिंग करते थे, वहां से प्रीसियस स्टोन लाते थे। तो ट्रेडिंग होती थी तो लोगों का भी आगमन होता होगा, लोग जाते भी होंगे, तो ऐसे में मिक्सिंग हुआ, और बहुत सारे जो हमें डीएनए मिला है उस फीमेल स्केलेटन का, उसमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला कि उस डीएनए में कुछ जीन जो है वो अंडमानीज ट्राइब का है, और कुछ जीन जो है वो ईरानियन ट्राइब का है। यानी वो जो मिला है डीएनए वो मिक्स्ड जेनेटिक डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 फाइंडिंग पता चल गई। पहला तो ये कि उस टाइम के जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। दूसरा ये कि उस टाइम के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट ओरिजिन के भी थे। और तीसरा ये कि कुछ लोग जो थे वो मिक्स्ड जेनेटिक हिस्ट्री के भी थे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस फाइंडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रॉम फाइंडिंग वी गेट टू नो दैट हड़प्पन हैविंग स्टेपी पेस्टोल और एशियन इरानियन फार्मर एंसेस्ट्री दैट स्टैंड रिफ्यूटेड। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन थे वो जो भी एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो इंडियन थे। उनका कोई भी कनेक्शन हर स्टेपी रीजन के लोगों से नहीं था, और इंडिया में एग्रीकल्चर शुरू से ही स्टार्ट हो गया था। सेकेंड, हम लोग ये जानते हैं कि उस टाइम कोई मास माइग्रेशन नहीं होता है। कहाँ से? स्टेपी रीजन यानी रशिया वगैरह से, रसिया ईरान से कोई मास माइग्रेशन उस टाइम तो नहीं होता है, बाद में वैदिक टाइम में होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहा है उसमें साइट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट साइट नहीं आते हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइट है वो भी आते हैं, इसलिए साइट देखना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टैक रिपोर्ट आता है, 2019 का रिपोर्ट है। सबसे पहले हु रिलीज दिस रिपोर्ट? तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ठीक है, सेकंड और क्या की फाइंडिंग्स आती है? इंडिया इज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट इन 2019 विद अ 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डियस्पोरा। तो खुश हो जाइए, हमारा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट इंडियन डिस्पोरा है पूरे वर्ल्ड में, और कितना है? 17.5 मिलियन। और इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री है जिनके माइग्रेंट बाहर जाते हैं? तो वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल के माइग्रेंट हैं। इंडिया के अलावा कौन सा कंट्री है जिसके माइग्रेंट पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है? वो है मैक्सिको। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने मैक्सिको वॉल बनाने की बात कर रहे थे, और मैक्सिको वॉल के लिए काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिको है इंडिया के बाद। उसके बाद है फिर चाइना 10.7 मिलियन, फिर रशिया। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन है सबसे ज्यादा? हम लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो हम लोग सभी अमेरिका ही जाना पसंद करते हैं। तो अमेरिका, यूएसए इज होस्टिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट। 51 मिलियन माइग्रेंट कहाँ है? यूएसए में है। उसके अलावा हम लोग और कहाँ जाते हैं? तो हम लोग सऊदी अरबिया जाते हैं। उसके अलावा फिर रशिया, फिर इंग्लैंड। एसेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। एसेस टू इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक्चुअली ये केस सबसे पहले तो देखते हैं कि एसेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्टिकल 21, जो कि खुद ही कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी और बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पर डिस्कशन हुआ था केरला हाई कोर्ट के द्वारा। इसका इशू क्या था कि कॉलेज स्टूडेंट थी जो कि
जिसको एक्सपेल कर दिया गया था हॉस्टल में, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड आवर के बाद भी इंटरनेट यूज़ कर रही थी। तो उसने केस कर लिया। जब केरला हाई कोर्ट में इस केस पे सुनवाई हुई तो केरला हाई ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन दिया। केरला हाई कोर्ट कहता है कि स्कूल अथॉरिटी एक्सपेक्टेड टू इन्फोर्स ओनली दोज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन. The action of the authority actually infringes the fundamental freedom as well as the privacy. It would affect the career of the student who want to acquire the knowledge. Yes, तो कोर्ट ऑब्जर्वेशन कहता है कि इट इज ओनली द ड्यूटी ऑफ द हॉस्टल टू इन्फोर्स द डिसिप्लिन. ठीक है, डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना हॉस्टल का काम है. किसी भी इंसान के राइट टू एसेस एजुकेशन, यानी आपका अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करना, तो आपका अधिकार है इंटरनेट यूज करना. अगर आप इंटरनेट से नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता. गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्शन ऑफ द अथॉरिटी एक्चुअली इन्फिगर द फंडामेंटल राइट एज वेल एज द प्राइवेसी. इट वुड इफेक्ट द करियर ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू एक्वायर द नॉलेज. ठीक है, तो जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता आपको इंटरनेट यूज करने से. Sixth schedule of the constitution, it deals with the administration of the tribal areas in the 4 northeastern state, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्टेट नहीं आता है सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, सारे शेड्यूल. और कैसे याद होना चाहिए वो मैं एक ट्रिक बताऊंगी. अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं. तो क्योंकि आप मुझे क्या कहोगे, मैम कहोगे, तो इसका कोड है टी मैम. टी मैम यानी टी फॉर त्रिपुरा, मैम यानी एम फॉर मिजोरम, ए फॉर आसाम एंड एम फॉर मेघालय. तो हो गया टी मैम. इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 4 हैं जो कि सिक्स शेड्यूल में आते हैं. इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको डाला गया है क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है. जैसे कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटने वाले के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को दिया जाता है. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नर फंक्शन करते हैं. ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होता है, रीजनल काउंसिल भी होता है. दे मेक लॉ ऑन फॉरेस्ट, लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैरिज. तो यहाँ पे लॉ बना सकते हैं रीजनल काउंसिल फॉरेस्ट पे, लैंड पे, विलेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे और मैरिज पे. सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. 2017 का केस मैं डिस्कस करती हूँ. 2017 अप्रैल मंथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था. एक्चुअली क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि पंचायत लेवल पे विमेन को ही इलेक्ट किया जाए. तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा था कि इन रीजनल काउंसिल में भी विमेन को इलेक्ट करने का अधिकार दिया जाए. लेकिन वहाँ के जो उनके अपने कल्चर हैं तो उनके अनुसार वो अलाउ नहीं कर रहे थे. मिजोरम का ये केस है, मेघालय या मिजोरम का केस है, उसमें वो अलाउ नहीं कर रहे थे. तो इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का हम लोग देखते हैं कि उस रीजन में इन्फ्लुएंस नहीं होता है. ज़्यादा इन्फ्लुएंस रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है और गवर्नर का है. ठीक है, गवर्नर के पास ये अधिकार कि वो एक कमीशन सेटअप कर सकता है और वो देख सकता है कि उस रीजन में जो रीजनल काउंसिल है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको डिसॉल्व करना है या नहीं करना है. ये अधिकार किसको दिया गया है, गवर्नर को दिया गया है. ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल में जो भी स्टेट है उसको याद करने का ट्रिक है टी मैम. उसके अलावा आप शेड्यूल याद कर सकते हो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टी फॉर यूनियन टेरिटरी, टी फॉर यूनियन टेरिटरी. तो आर्टिकल शेड्यूल 1 में क्या है, यूनियन टेरिटरी के नाम है. उसके बाद शेड्यूल 2 में क्या है, इमोलमेंट. इमोलमेंट मतलब होता है सैलरी. शेड्यूल 3 में क्या है, अफर्मेशन. अफर्मेशन का मतलब है ओथ, यानी जो भी हमारे प्रेसिडेंट का ओथ क्या है, फिर प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या है, सारा हमारे शेड्यूल 3 में दिया हुआ है. आर से होता है राज्यसभा. एस से होता है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स यानी टीएस. टी फॉर यूनियन टेरिटरी, ई फॉर इमोलमेंट, A for information, R for Rajya Sabha, S for schedule areas and tribe, and O for other schedule areas. Other schedule area ने 6 शेड्यूल. तो आप 6 शेड्यूल तक आ गए, टीयर्स ऑफ. और 7th पे आते हैं F यानी फेडरल लिस्ट. तो फेडरल लिस्ट में जितने भी हमारे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होते हैं, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये कोड है. इससे आप पूरे शेड्यूल 12 शेड्यूल है, पूरे 12 शेड्यूल याद हो सकते हैं. देख लीजिए, टी फॉर यूनियन टेरिटरी यानी शेड्यूल 1, ई फॉर इन्वॉल्वमेंट यानी सैलरी से रिलेटेड जो कि शेड्यूल 2 है, फिर ए फॉर इंफॉर्मेशन ओथ, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, एफ फॉर फेडरल लिस्ट,
देन O फॉर अदर लैंग्वेज, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ पे लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल में आता है, क्योंकि पार्लियामेंट कुछ लॉ को इसमें डाली हुई है जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ चेंज कर सकता है या उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन बाद में 1991 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम लोग 9th शेड्यूल में भी जो एरिया है उस पर जजमेंट कर सकते हैं। यूपीएससी 2018 का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, जजमेंट कर सकता है या नहीं, तो हाँ, जजमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा है डी फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए के द्वारा है। पी फॉर पंचायत, दैट इज 11th शेड्यूल। एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, दैट इज 12th शेड्यूल। इस तरह से बहुत आसानी से पूरे सारे शेड्यूल को आप याद कर सकते हो, बस आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पोषण माह, पोषण माह एक्चुअली सितंबर को कहा जाता है, 2019 के मंथ को कहा गया है पोषण माह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2018 में 8 मार्च को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत। इसका पर्पस यही है कि ग्रास रूट लेवल तक न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना है और इसको एज ए मास मूवमेंट बनाना है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस लानी है। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। द प्रोग्राम फोकस ऑन 8 थीम्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वो 8 थीम क्या था, तो वो 8 थीम है एंटेनल केयर, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन, सैनिटेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। ये सारे पॉइंट को कंसर्न करके ये प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात चल रही है। तो प्रोग्राम फोकस ऑन 8 थीम्स, तो 8 थीम्स आपको याद होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि इसमें से कौन सा थीम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटर्नल केयर है, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट मथुरा। ओके, ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था उसके साथ नेशनल आर्टिफिशियल इंसेलिनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है, और ये दोनों प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत, जो कि 11 सितंबर को स्टार्ट किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान एक मास कैंपेन था जिसमें स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर करवाने की बात चल रही थी। उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंसेलिनेशन प्रोग्राम। इसका पर्पस यही है कि 2 बीमारी जानवरों में बिल्कुल खत्म कर देनी है, एक तो फुट एंड माउथ डिजीज और दूसरा है ब्रूसेलोसिस इन द लाइफ स्टॉक। ये दोनों को बिल्कुल खत्म कर देना है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इज टू वैक्सीनेट मोर देन 500 मिलियन लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग्स अगेंस्ट फूड एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो वैक्सीनेशन करना है ताकि जो भी हमारे लाइफ स्टॉक है, काउ, गोट, उनको फूट एंड माउथ डिजीज ना हो। दूसरा, वैक्सीनेट करना है 36 मिलियन फीमेल को फोमाइन काप्स, जो गाय और भैंस है उनके बच्चों में हो जाता है ये बीमारी जिसको कहते हैं ब्रूसोलिस डिजीज, उसको उससे अगेंस्ट वैक्सीनेशन करनी है। टारगेट क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज बाय 2025 एंड इरेडिकेशन बाय 2030। तो टारगेट ईयर याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में जनरली टारगेट ईयर पूछ दिया जाता है। तो टारगेट ईयर है कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज बाय 2025 एंड इरेडिकेशन बाय 2030। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में फंडिंग 100% सेंट्रल फंडिंग है, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा सेंट्रल फंडिंग है इसमें, और गवर्नमेंट एक्चुअली इसमें खर्च कर रहा है 12,652 करोड़। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है 2024 तक है, क्योंकि कंट्रोल कर लेना है। टारगेट क्या है, डिजीज को कंट्रोल करना है 2025 तक और बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है 2030 तक। ब्रूसोलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन में आ सकती है। कैसे आ सकती है, जब हम अनपेस्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उससे ये बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, वीकनेस, लेथार्थी, और इसीलिए इसके अगेंस्ट ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एंड्रिक्स प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पहले देखते हैं एंड्रिक्स का मतलब क्या है, एंड्रिक्स है क्या। अंटार्कटिका डीप वाटर रेट ऑफ एक्सपोर्ट इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये डेटा साइंटिस्ट ने 2008 टू 2010 में ये रिपोर्ट पे डेटा कलेक्ट किया, 2008 टू 2010, और उस पे आधारित ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है ओशियन एंड कार्बन सिंक के बारे में।
It actually challenged the previous undertaking of the link between the Southern Ocean and atmospheric carbon dioxide. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो प्रीवियस डिस्कवरी थी उसको ये चैलेंज करता है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली सदर्न ओशियन पे बेस्ड है। तो सदर्न ओशियन कहाँ है? आपका सदर्न ओशियन रीजन ये है, आप देख रहे हो ये अंटार्कटिका के पास है। जो रीजन है वो है अंटार्कटिका, ठीक है, इसके पास है ये सदर्न ओशियन। और इसके अलावा ये है अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक, ये दुनिया गोल है तो पैसिफिक ओशियन है दोनों साइड, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड्रिक्स प्रोजेक्ट एक्चुअली उसका जो प्रोजेक्ट है जो कि किया गया है वो किया गया वेडल गैयर के पास। ये वेडल गैयर एक्चुअली अंटार्कटिका के पास है, सदर्न ओशन के ही पास है। और वहाँ पे ये स्टडी की गई और वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। वहाँ पे ये पता चला कि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंक हो रहा है। सिंक मतलब ऑब्जर्व हो रहा है। कार्बन सिंक का मतलब होता है जो भी कार्बन केमिकल्स होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कार्बन को, इसको कहते हैं कार्बन सिंक या कार्बन सिक्वेस्टरिंग, सीक्वेंस होना, ठीक है। In the Weddell gear, the dominant process enabled the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. The researcher reasoned that a फाइटोप्लैंक्टन, अब फाइटोप्लैंक्टन क्या है, यहाँ पे फोटो मैंने लगाया है, आप देख लो फोटो में ये पूरा इंडिकेट हो रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन एक स्मॉल स्मॉल प्लांट होते हैं जो कि पानी में होते हैं, ठीक है, एल्गी होते हैं जो पानी में होते हैं, ग्रीन, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअली इस वेडल गेयर में ग्रो करते हैं और ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन सिंक के लिए, कार्बन जो एटमॉस्फेयर में उसको ऑब्जर्व करने के लिए। और इससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहे हैं। ये साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प करेंगे फ्यूचर में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से पिक्चर में दिया हुआ है वेडल गायर जो कि आपके अंटार्कटिका और सदर्न ओशियन के पास है। इस वेडल गायर को पूरी स्टडी की गई और वहाँ पे पाया गया, और यहाँ पे पाया गया है, इस वेडल गायर में पाया गया है फाइटोफैक्टन जो कि स्मॉल प्लांट है, एल्गी है जो वाटर बॉडी में एल्गी है जो कि फ्लोटिंग है यहाँ पे। और इससे क्या होता है, ये कार्बन को ऑब्जर्व कर रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, जिसको कहते हैं एंड्रिक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। Data collected challenged the previous theory that change in carbon level in the atmosphere is due to temperature difference of water. Actually ये कैसे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि पहले जो ऑब्जर्वेशन थी क्लाइमेट के बारे में उसको ये नकारता है, रिफ्यूट करता है और एक नया डिस्कवरी बताता है। जैसे यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक्चुअली क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चेंज इन वाटर। वाटर जब ठंडा होता है या गर्म होता है उससे क्लाइमेट में काफ़ी असर होता है क्योंकि हमारा 1/4 लैंड है और सारे एरिया क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो वाटर बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस से ही हम लोगों को ऐसा लगता था कि कार्बन लेवल एटमॉस्फेयर में होता है। बट इस स्टडी से ये पता चलता है कि सदर्न ओशियन में के पास जो वेडल गेयर है वहाँ पे कुछ फाइटोफ्लैक्टन है जो कि एक्चुअली कार्बन को सिंक करता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर में, क्लाइमेट में। और ये जो पूरी स्टडी की गई है, ये जो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कार्बन सिंक करता है, उस प्रोसेस को एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल कार्बन बम्प। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था, न्यू डिस्कवरी था।